everyone, welcome to CS Hiren Gedia's channel. मैं करण कोठारी and I'm here with you to teach you and to make you understand और आपको समझाने के लिए मैथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो. लेकिन अब होने वाला है डबल धमाका. हिरेन सर के साथ आने वाले हैं करण सर भी. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम करण कोठारी and I will teach you maths. All right. First of all, sir, maths सुनने में तो बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन हमने खुद मैथ्स को मैथमेटिक्स से कम किया छोटा कि हमको डर कम लगे. लेकिन फिर भी मैथ्स ऐसी चीज़ है वो डर भगा नहीं पा रही है. लेकिन मैं हूँ यहाँ पे आपका डर भगाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड का बात करते हैं. सर 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम है, मार्क्स स्कोर करना है. बस अब मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या करें. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम लोग एक्चुअल में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो. सर हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल. बेसिकली 40 मार्क्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहले ही वो लोग ने डर के मारे डिवाइड कर दिया है. भाई बच्चों से डरो, बच्चे करेंगे नहीं करेंगे, हमको मारेंगे, उससे अच्छा हम लोग मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दे. बहुत लोग बोलते हैं सर हम लोग को दो बुक पढ़ना पड़ रहा है. दो बुक नहीं, तुम लोग के लिए इजी करके दिया है. मार्क्स स्कोरिंग के हिसाब से देखोगे तो मैथ्स अब तुमको इजी लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ओवरऑल पूरा मैथ्स जो है तुम्हारा 80 मार्क्स का है. एंड ये जो मैथ्स रहेगा वो 40 में डिवाइड रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अब मैं थोड़ा पार्ट 1 के बारे में बात करूँगा एंड फिर पार्ट 2 के बारे में भी बात करता हूँ. तो सर पार्ट 1 इज़ मोर अबाउट कंसेप्चुअल बेसिस. कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सर क्या है मतलब कंसेप्ट. तो सर पार्ट 1 में जो इतना भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट और किधर भी नहीं है. पार्ट 1 हैज़ मोर ऑफ द कंसेप्ट एंड पार्ट 2 हैज़ मोर ऑफ अ कैलकुलेशन. तो देख लेते हैं पार्ट 1. तुम्हारे पीछे मैंने यहाँ पे इंडेक्स खोल के रखा हुआ है, ये पार्ट 1 का है. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को यहाँ पे पहला चैप्टर जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल लॉजिक. सर व्हाट इज लॉजिक. लॉजिक बहुत ही सिंपल एंड फेवरेट सब्जेक्ट है सारे स्टूडेंट्स का. बोलते हैं सर लॉजिक आ गया ना बेस्ट, मतलब 40 मार्क में से लॉजिक के सारे सम डाल दो, 40 on 40 स्कोर करेंगे. तो लेकिन 40 मार्क में से 40 नहीं होता है. मैं आपको वेटेज दे देता हूँ. लॉजिक का जो वेटेज है वो है 8 मार्क. 8 मार्क्स आर फॉर लॉजिक. सिमिलरली सर मेट्राइसिस कौन सा चैप्टर है. तो मेट्राइसिस का मतलब होता है मैट्रिक्स. सर वो मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स मतलब बेसिकली नंबर्स को डिटर्मिनेंट के अंदर रखना है, मतलब दो लाइंस के बीच में एंड उनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. डिटेल में मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन तब तक के लिए इसका वेटेज समझ लो. इट इज़ 8 मार्क्स. तो सर लॉजिक भी 8 मार्क, मैट्रिक्स भी 8 मार्क. अब बात करता हूँ डिफ्रेंसिएशन. सर 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर मैथ्स 1 का ये वही है. हाँ ये वो ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, बराबर है. तो डिफ्रेंसिएशन नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन से, तो 3rd से लेके आखिरी चैप्टर सारे एक दूसरे के भाई हैं, बराबर है. तो 3rd चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. 11th में ना हुआ हो तो तुम्हारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सर डिफ्रेंसिएशन क्या है. तो डिफ्रेंसिएशन कितने मार्क्स का आएगा. 7 मार्क का डिफ्रेंसिएशन आएगा तुम्हारा, 7 मार्क. अब डिफ्रेंसिएशन के बाद उसका एप्लीकेशन. ये जो है ना ये काफ़ी इजी चैप्टर है. अगर डिफ्रेंसिएशन आ गया तो ये मक्खन है, ये तुम्हारे लिए एकदम मक्खन है. तो ये क्या है तुम्हारा 9 मार्क्स के लिए. अब आगे इंटीग्रेशन. अब ये जो है ना वो उल्टा डेरिवेटिव है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा डेरिवेटिव. वो आजकल नहीं आता है, वो वीडियो में आंटी उल्टा वड़ा पाव बेचती है कि पहले वड़ा लेते हैं, वड़े को पहले तल देते हैं, फिर उसके ऊपर पाव डालते हैं, पाव को भी तल देते हैं एंड फिर अलग से अपने को खाने मिलता है. तो उल्टा वड़ा पाव है, मतलब वड़ा और पाव और फिर तलना. वैसे ही इंटीग्रेशन भी उल्टा है. किसका. तो डिफ्रेंसिएशन का. डिफ्रेंसिएशन में तुम लोग जो भी पढ़ोगे ना उसका एग्जैक्टली उल्टा जो है वो तुम्हारा इंटीग्रेशन है. सर इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का आने वाला है. तो तुम्हारा ये आएगा 7 मार्क्स का. इंटीग्रेशन 7 मार्क्स. तो सर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये उसी का ही भाई, बराबर है. ये आएगा तुम्हारा 5 मार्क के लिए. सर एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये आएगा तुम्हारा 4 मार्क के लिए. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ये आएगा तुम्हारा ओवरऑल
10 मार्क के लिए। तो ये इतना अगर आप नंबर्स लिखे हैं, ये तो 40 के ऊपर जा रहे हैं ना, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये टोटल 40 के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ओवरऑल 58 मार्क्स है विद ऑप्शंस। मैंने बोला है ये विद ऑप्शंस है। ये सारे के सारे जो मार्क्स है वो सारे ऑप्शन के साथ है। मतलब लॉजिक 8 मार्क का ऑप्शन के साथ आएगा, मैट्रिसेस ऑप्शन के साथ आएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब कुछ ऑप्शन के साथ ही आने वाला है। तो हर एक चीज़ विद ऑप्शन आ रहा है। फॉर 58 मार्क्स का ऑप्शन रहेगा। तुमको कितना लाना है? 40। सर 40 कैसे स्कोरेबल है यार, इतना है, बड़े बड़े नाम हैं, पहली बार नाम सुन रहा हूँ। लेकिन पहली बार नाम सुन रहे हो, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। करण सर के वीडियो देखो, बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई सर हमारे मैथ्स 1 की। अब मैथ्स 2 का इंट्रोडक्शन देता तुम लोग को मैं, तुम लोग को वो भी तो आइडिया मिल जाए कि सर मैथ्स 2 एक्चुअल में है क्या। तुम्हारे पास अभी मैथ्स 2 का यहाँ पे मैंने इंडेक्स खोल के रख दिया है टेक्स्ट बुक का। अब सर मैथ्स 2 को थोड़ा और डिटेल में समझाएं। तो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में ना ऐसा बात है कि तुम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन, नंबर्स वगैरह जो दिखने वाले हैं वो मैथ्स 2 में दिखेंगे। सर यहाँ पे क्या है, तो मैथ्स 2 अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, कैलकुलेशन, ये सब है। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा मज़ा आता है। चल दो सर मैथ्स 2 पढ़ाओ, मैथ्स 2 पढ़ाओ। बोला नहीं भाई, मैथ्स 1 भी ईजी है, मैथ्स 2 भी है, सबका अलग अलग मज़ा है। मैथ्स 2 की बात करूँ तो पहला तुम्हारे पास है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। सर कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, दलाली की बात हो रही है, कमीशन की बात हो रही है, परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पे कि इतना परसेंट कमीशन, कि तूने बेचा तो कमीशन, खरीदा तो कमीशन, शेयर्स बेचे तो ब्रोकरेज, खरीदा तो ब्रोकरेज, यस और नो, और डिस्काउंट वगैरह भी अलग अलग। ये पूरा का पूरा तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो पूरा मैथमेटिकल है, कैलकुलेटिव। तो जो पहला चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इट विल कम फॉर 6 मार्क्स। 6 मार्क के लिए तुम्हारा आएगा कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। अगला आता है तुम्हारा इंश्योरेंस एंड एन्यूइटी। सर इंश्योरेंस एन्यूइटी, यस, इंश्योरेंस होता है बहुत सारी चीज़ों का। सर इंश्योरेंस इसका, इंश्योरेंस उसका, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो सर कैलकुलेट कैसे करें? तो इंश्योरेंस में तुम्हारा एक तो सिक्योर्ड अमाउंट होता है, पॉलिसी अमाउंट होता है, बहुत सारे अलग अलग अमाउंट होते हैं। तो ये तुम्हारा कितने मार्क्स का आएगा? फॉर 4 मार्क्स, सिर्फ 4 मार्क्स, यस। दीज आर ऑल्सो विद ऑप्शन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट मूव अहेड, लीनियर रिग्रेशन। सो व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? रिग्रेशन मतलब कोई चीज़ को कम करना है, उल्टा जाना। तो लीनियर इक्वेशन तो था ना, इक्वेशन, तो हम लोग के पास अभी इक्वेशन होगा, हम लोग उल्टा जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन। ये विद ऑप्शन आता है तुम्हारे पास 8 मार्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। ये जो टाइम सीरीज है ना सर, ये थोड़ा थोड़ा कैसा पता है तुम्हारा, ग्राफिकल है। ग्राफ यूज़ करोगे, चीज़ें हिस्टोग्राम बनाओगे तो चीज़ें थोड़ी ईजी लगेगी। ये विद ऑप्शन आएगा तुम्हारा 7 मार्क्स के लिए। सिमिलरली सर इंडेक्स नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेक्स नंबर? अगर मैं बोलूँ कि जीडीपी की बात करूँ तो हर एक ईयर का अलग अलग इंडेक्स नंबर होता है। एंड वी कैलकुलेट आर इनकम। ये तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहेगा, हिरेन सर ने पढ़ाया रहेगा। सर इंडेक्स नंबर, हाँ हिरेन सर का याद आ गया मुझे, तो वही इंडेक्स नंबर ये है। इकोनॉमिक्स में जो इंडेक्स नंबर है ना 12th का, वो इसका सिर्फ 25% है। तो बाकी का जो पूरा ओवरऑल है वो यहाँ पे मैथ्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है कि हिरेन सर से भी पढ़ो और करण सर से भी पढ़ो सेम चैप्टर, बट वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बराबर। तो यहाँ ये भी आएगा तुम्हारा 7 मार्क्स के लिए, बराबर। आगे बढ़ते हैं सर लीनियर प्रोग्रामिंग। ओहो, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो ये आएगा तुम्हारा 6 मार्क के लिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, ये आएगा तुम्हारा 9 मार्क के लिए। एंड द लास्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बहुत तगड़ा चैप्टर, स्कूल से पढ़ते आ रहे, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो सर अभी क्या, ये अभी यहाँ पे थोड़ा माई बाप चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो ये कर लिया ना, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आगे डिग्रीज में भी काम आएगा, तुमको MBA करो उसमें काम आएगा, CA के एंट्रेंस में काम आएगा, CS के एंट्रेंस में काम आएगा, हर एक के एंट्रेंस में। अगर तुम FY में जाते हो, BCom ये वो, उसमें भी फर्स्ट ईयर में मैथ्स है, तो उधर भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काम आएगा। तो ये आता है 11 मार्क्स का, बराबर। ये ओवरऑल मिला के तुम्हारा हो जाएगा 58 विद ऑप्शन। तो ये भी विद ऑप्शन मार्क्स मैंने लिख दिए है भाई। ये है तुम्हारा पेज नंबर
इसको मत देखना, ये मैंने लिखा है उसको देखो। ये है तुम्हारा 6 मार्क, 4 मार्क, तुम्हारा 8, 7, 7, 6, 9, 11, ओवरऑल होता है 58 मार्क्स विद ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा मैथ्स 2 का इंट्रोडक्शन। तुमको मैंने बोल दिया है कि मैथ्स 1 इज़ मोर थियोरेटिकल। ऐसा नहीं कि वहाँ पे नंबर्स है ही नहीं, वहाँ पे काफ़ी नंबर्स है, वो थोड़ा थियरी टाइप फीलिंग आएगा, बट नॉट एक्जैक्टली थियरी, कंसेप्चुअल वाइज रहेगा। मैथ्स 2 इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो। नाउ मूविंग अहेड फॉर मैथ्स 1, मैं आज तुम लोग के साथ मैथ्स 1 शुरू करने वाला हूँ। मैथ्स 1 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉजिक चैप्टर। थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं तुम लोग को एंड विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉजिक। तो सर चैप्टर है मेरा लॉजिक, LOGIC, लॉजिक। सर ये लॉजिक नहीं, ये है मैजिक। सब वाई मैजिक। चैप्टर बहुत इजी है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर। बहुत इजी एंड स्कोरेबल है, मतलब ये अगर तुमको ये आने वाला है फॉर 8 मार्क्स विद ऑप्शन, यू कैन लिटरली राइट एवरी सम्स, और 8 में से 8 मार्क्स तुम सिक्योर कर सकते हो। 40 में से 8 मार्क्स सिक्योर करने का ये बेस्ट चैप्टर है, ठीक है? सर लॉजिक, ये लॉजिक का मतलब क्या? हम लोग ऐसे बात करते हैं इसमें क्या लॉजिक है, उसमें क्या लॉजिक है, वैसे ही बात है। जब लॉजिक वर्ड आता है ना, तब हम लोग 2 चीज़ देखते हैं, या तो वो सेंटेंस जिसने बोला है वो सच है या गलत है। अगर सच है तो मैं उसको बोलता हूँ ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू। या तो फिर मैं बोलता हूँ उसको ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। या तो ट्रू है या तो फॉल्स है तुम्हारा, बराबर है। अभी सेंटेंस सच है या फॉल्स, इसके लिए तुम ज्ञानी होने चाहिए, और उस चीज़ का ज्ञान कभी कभार सबको होता है, कभी कभार सबको नहीं होता है। जैसे कि एक्सरसाइज में कुछ कुछ ऐसे सम्स है जो किसी किसी को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ करेक्ट है, तो कोई कोई बोलेगा नहीं यार ये चीज़ गलत है। तो सच कौन हुआ यहाँ पे? तो वो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन मैं दूंगा, बाकी दुनियादारी का चीज़ तुम जानो, बराबर। नाउ ट्रू एंड फॉल्स की बात हो रही है, तो सर पहले तो मैं वर्ड लॉजिक की बात करूँ तो लॉजिक जो वर्ड है वो वर्ड आया है लोगोस से, LOGOS, लोगोस। सर ये लोगोस ऑफकोर्स वो हम लोग का तो कुछ यूज़ करते नहीं है, तो लोगोस कौन से इसमें से निकला है? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। क्या बोला मैंने? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। लोगोस क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो सर लॉजिक कम्स फ्रॉम लोगोस एंड लोगोस इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज हो गया लॉजिक के लिए। फर्स्ट चीज़, सेंटेंस होना चाहिए कभी कोई भी, तो पहला चीज़ होना चाहिए कि भाई कोई ना कोई सेंटेंस होना ही चाहिए, और सेंटेंस होना चाहिए या तो ट्रू या तो फॉल्स, बराबर है। सेंटेंस या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। ये तुम्हारा लॉजिक का बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो सर पहले तो सेंटेंस आपने बोला सेंटेंस होना चाहिए। अब सेंटेंस में यू गाइस टेल मी दैट कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे तुम लोगों को ना 3 या 4 मैं अलग अलग पार्ट में बोलूँगा सेंटेंसेस है। तो जो पहला सेंटेंस है दैट इज़ योर ओपन सेंटेंस। क्या बोला मैंने? ओपन सेंटेंस, ठीक है? यह तुम्हारा पहला है ओपन सेंटेंस। नाउ मूविंग, ये सर ओपन सेंटेंस होता क्या है? ओपन सेंटेंस बेसिकली ऐसा सेंटेंस जिसका कोई ट्रूथ या फॉल्स हमको पता ही नहीं है, बस एक बोल दिया। मतलब भाई क्या धरती के नीचे दूसरा आसमान हो सकता है क्या? अभी ये भाई बोल के हम कंफ्यूज हो गए, ये सच है या गलत है? तो अगर देखा जाए तो अर्थ अगर राउंड है तो अपने धरती के नीचे से भी जाए देयर इज अ स्पेस, बट वी डोंट नो धरती के अंदर एक्चुअली कोर होता है। ये कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, तो ओपन सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स एन ओपन सेंटेंस। लॉजिक ढूंढना है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बराबर। तो यहाँ पे ओपन सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं होता। नाउ सेकेंड सेंटेंस आता है इम्पेरेटिव। सर ये क्या है? इम्पेरेटिव। सर इम्पेरेटिव मतलब या तो कोई रिक्वेस्ट होता है या तो फिर कोई कमांड होता है। तुमको किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया या तो कमांड किया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। या तो तुमने कोई
रिक्वेस्ट या तो कोई कमांड किया तो क्या हो जाएगा ये इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूँ जाके चाय लाओ, सर इसका क्या ट्रूथ वैल्यू है? अच्छा कोई फॉल्स या नहीं है ट्रूथ वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ या तो ये कोई तुम्हारा रिक्वेस्ट हो सकता है या तो कोई तुम्हारा कमांड भी हो सकता है, बराबर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। नाउ थर्ड जो है वो है तुम्हारा इंटरोगेटिव। बराबर है। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। कोई भी जगह पे तुमने क्वेश्चन मार्क डाला या कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो कोई भी क्वेश्चन का ना कोई ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू नहीं होता। कोई ट्रू है नहीं है या कोई फॉल्स है। भाई तेरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी इसका सेंटेंस का कोई ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू हो नहीं सकता, तो ये क्या हो गया इंटरोगेटिव, बराबर है। नेक्स्ट फोर्थ अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इट इज एक्सक्लेमेटरी। मतलब सर कोई ना कोई एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ में हम लोग रिएक्ट करते हैं, वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। लाइक मैं बोलूँ हुर्रे, हुर्रे इट्स अ बम्पर प्राइज, सो हुर्रे के आगे क्या आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसी का भी कोई ट्रूथ वैल्यू हो ही नहीं सकता है। तो नॉर्मली ये जो 4 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, ओपन सेंटेंस, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, ये 4 चीज़ हुई तो इनकी कोई ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू हो नहीं सकती। बाकी अगर कोई नॉर्मल चीज़ हुई इन चारों के अलावा तो वो तुम्हारा हो जाएगा सेंटेंस। अब सेंटेंस हुआ तो हम लोग को ढूंढना है पहले वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा काम रहेगा अगली एक्सरसाइज में, दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें पहले देखना है कि चेक करना है पहले वो सेंटेंस है या नहीं है। अगर सेंटेंस नहीं है तो कौन सा है, इन चारों में से कोई है, हाँ वो देखो। अगर सेंटेंस हुआ तो पहले वो चेक करेंगे हम लोग ट्रू है या फॉल्स है, बराबर। नेक्स्ट नाउ मूविंग अहेड विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, तुमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। एंड काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है, लेकिन आज हम लोग ट्राई करेंगे इसी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दें। ठीक है, नाउ तो तुम्हारे सामने यहाँ पे मैंने पहले से ही एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है। सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे सामने है। नाउ हम लोग धीरे धीरे चालू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 2 पे आ जाइए। तुम टेक्स्ट बुक लेके बैठना, और ना लेके बैठो तो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने खुला रखा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो बोल रहे हैं कि पहले बताओ कि वो सेंटेंस है या नहीं है, एंड फिर जस्टिफाई करो अपना आंसर इफ इट इज़ अ स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट है तो जस्टिफाई करो क्यों है, एंड राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू मतलब सिर्फ ट्रू लिखना है, फॉल्स तो नहीं लिखे, नहीं। अगर ट्रूथ वैल्यू है तो हम लोग कैपिटल T लिखेंगे, एंड फॉल्स वैल्यू रहेगा तो कैपिटल F लिखेंगे, वो तुमको आइडिया मिल जाएगा। नाउ पहला सेंटेंस देखूं तो पहला सेंटेंस है तुम्हारे सामने, अ ट्रायंगल हैज़ n साइड्स। n साइड्स, अभी तुमको भी पता है और हमको भी पता है ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं। अभी n का मतलब 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 10 भी हो सकता है, पता नहीं 100 1000 कितना भी हो सकता है। n कैन बी एनी नंबर, बराबर। तो ये n साइड का मतलब क्या, अगर ऐसा लिखा होता है यहाँ पे कि भाई अ ट्रायंगल हैज़ अ 3 साइड, तो हम लोग बोलते हैं बराबर है, बात एकदम बराबर है। ट्रायंगल का तो क्या होता है 3 साइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल हैज़ अ n साइड्स, मतलब इस ट्रायंगल में देयर इज अ चांस के कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मेरे लिए इसका ट्रूथ वैल्यू ढूंढना डिफिकल्ट है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू ढूंढना डिफिकल्ट है, तो ये तो सेंटेंस नहीं है, बराबर है। तो फर्स्ट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज कौन सा स्टेटमेंट है ये, तो नहीं, ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना ही क्वेश्चन मार्क है, ना ही रिक्वेस्ट है, तो ये हो गया तुम्हारा ओपन स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने, ओपन स्टेटमेंट, बराबर है। तो इट इज अ ओपन, तो बाय द वे मैंने गलत इंग्लिश यूज कर दिया यहाँ पे, इट इज एन, बिकॉज ये वोवल आता है, इट इज एन
ओपन स्टेटमेंट, बराबर है। नाउ सर वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला ट्राई करेंगे। तो अगर ओपन स्टेटमेंट है या इंटरोगेटिव है या इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है तो हम लोग को उसका ट्रूथ वैल्यू है ही नहीं, फिर आगे मेहनत करके लिखे क्यों, बराबर। मूविंग अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर किसी किसी का बेस ठीक ठाक है नहीं है, मैं बात कर लेता हूँ उनसे भी कि भाई ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल। कितने साइड्स होती है, 3 साइड। कितने वर्टाइसेस होते हैं, 3 वर्टाइसेस। ट्राइंगल मतलब ट्राई, 3 चीज़ें हैं। अभी एक ट्राइंगल में 3 एंगल है और तीनों एंगल का टोटल मैक्सिमम 180 डिग्री ही हो सकता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ओनली 180 डिग्री। तो अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो ये उन्होंने वही बोला है, तो क्वेश्चन में भी वो लोग ने यही बोला, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे बात वही हो रही है कि सारे के सारे एंगल का टोटल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सारे के सारे ट्राइंगल के एंगल का सम कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो ये तो पहली बात तो एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है। मैं कैसे लिखूंगा सर, तो यहाँ पे नंबर 2 दे देना। तो पहले तो लिख देना, इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट है, बराबर। नाउ फुल स्टॉप के बाद इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब ट्रू, तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। याद रखना, एंड में कैपिटल टी डालना भूलना नहीं है, बराबर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। सर थर्ड क्वेश्चन क्या है, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग गाइज, यू आर अमेजिंग। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, थैंक यू ये वीडियो देख रहे हो, एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड यू गाइज आर अमेजिंग। सो यू आर अमेजिंग, ये क्या है यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क। सर एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या मतलब, भाई इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ये तो पहली बात तो ट्रूथ वैल्यू निकलेगा नहीं, तो हम लोग जाके सीधा सीधे लिख देंगे दैट थर्ड वन इज इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, बराबर। नाउ फोर्थ वन, तो ये हो गया, तो ये भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, अभी फोर्थ, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। सर ये तो सेंटेंस है, इतना तो समझ रहा है ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, ना ही क्वेश्चन मार्क है, और पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन एक वर्ड ध्यान से देखो, प्लीज। सर ये प्लीज देखोगे ना आप लोग, तो प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज वर्ड यूज करते हैं। अब ये रिक्वेस्ट हो गया, तो ये हो गया इम्पेरेटिव। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ, इट इज एन, एक्सक्यूज मी, इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइज। यहाँ पे जो तुम्हारा माहौल बना गया है जो स्टूडियो में, काफ़ी एसी वगैरह ऑन है, तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टीज हो रही है, थोड़ा सर्दी हो जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। नाउ इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, समझा तुम लोग को फोर्थ वाला? यस। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ वाले पे। सर √-4 इज एन इरेशनल नंबर। इतना जोर से क्यों बोला? बिकॉज नंबर दिख गया। भाई मैथ्स के सर को नंबर दिखता है ना, भाई बंदा खुश, नंबर दिखा दो, बंदा सो ले एकदम मस्त। यहाँ पे √-4 इज एन इरेशनल नंबर। सर √-4 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर मतलब तुम लोगों को समझाता हूँ, कोई भी ऐसा नंबर जिसका रूट का वैल्यू नहीं आता। जैसे कि मैं बोलूँ 1 का रूट इज़ 1, 2 का रूट का आंसर नहीं है,
3 का भी नहीं है, लेकिन 4 रूट का आंसर 2 है। यस, तो तुम्हारा जो रूट का आंसर है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर नहीं आता तो वो इररेशनल है, लेकिन आ गया तो भाई वो नॉर्मल नंबर है। वो या तो इंटीजर हो सकता है, या तो तुम्हारा वो होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर या रैशनल नंबर भी हो सकता है। बट यहाँ पे रूट 4 आ गया है, तो रूट 4 का मतलब क्या होता है, तुम्हारा आंसर है। तो तुम लोग को मैं बता देता हूँ क्या आंसर है। तो तुम्हारा 5th वाला जो है वो है रूट 4। तो सर रूट के अंदर -4 है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आता है तुम्हारा या तो प्लस या तो -2। तो इसका आंसर आ रहा है 2, तो कैसे इरेशनल हुआ, ये तो नॉर्मल नंबर हो गया। तो इरेशनल मतलब जिसका आंसर नहीं आता, तो ये रैशनल नंबर है। तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट, इसका कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है। बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। सर वाई एफ? बिकॉज इसका आंसर आ गया है, तो ये इररेशनल नंबर नहीं है। वो लोगों स्टेटमेंट ने बोला है दैट रूट -4 इज एन इररेशनल नंबर। ये तो है भाई, आंसर आ गया तो इररेशनल कैसे होगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एफ। ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, एफ। नाउ 6th वाला, 5th हो गया, 6 पे जाते हैं। x² - 6x + 8 = 0। इसका ये इक्वेशन दिया, ये जो इक्वेशन है ना, ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, स्कूल में किया था, याद आ नहीं रहा, मैं सोल्यूशन दूंगा, टेंशन मत। यहाँ पे उसका आंसर भी दे दिया है वो लोग ने, दैट -4 एंड -2 बराबर है। नाउ मैं तुम लोगों को पहले तो सेंटेंस क्या है मेरा, x² - 6x। तो यहाँ पे देखो x² - 6x + 8, इसको थोड़ा बराबर कर देता हूँ, +8 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, तुम लोगों को मैं आइडिया दूंगा कैसे सॉल्व करना है, एंड फिर हम लोग देखेंगे कि अपना आंसर और उन लोगों का आंसर सेम है कि नहीं। सेम नहीं हुआ तो अपना स्टेटमेंट है, लेकिन ट्रूथ वैल्यू एफ। अगर सेम हुआ तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है लेकिन ट्रूथ वैल्यू भी इसका ट्रू हो जाएगा। नाउ सर कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग एक बेसिक वाला लेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। हम लोग जो लेने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बराबर है, यह है फैक्टराइजेशन। अगला जो है मेथड होता है उसको हम लोग फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, तो स्क्वायर मेथड बोलते हैं। और एक जो मेथड होता है वो तुम्हारा बेसिकली इट्स अ वेरी ह्यूज मेथड, इट्स अ स्क्वायर मेथड। तो फॉर्मूला नहीं डालेंगे या कुछ नहीं करेंगे, इट्स स्क्वायर मेथड, बहुत लंबा जाता है वो, तो वो सब नहीं करेंगे हम लोग, कि फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करेंगे। क्या करना है, तो यहाँ पे पहला नंबर पकड़ो एंड आखिरी नंबर को पकड़ो। तो पहला नंबर x के आगे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 × 8, क्या बोला मैंने, 1 × 8 कितना होता है सर, तो 8 होता है। ऑलराइट, अभी मुझे 8 के साथ ऐसा 8 कौन से टेबल में आता है वो मुझे चेक करना है, एंड मुझे वो टेबल्स के नंबर लाने। तो मुझे पता है 1 के टेबल में आता है 1 8 × 8। अगर मैंने 1 और 8 लिखा यहाँ पे, तो 1 और 8 का डिफरेंस या कोई एडिशन 6 होता है क्या, -6 नहीं, तो सर ये तो नहीं आएगा। तो 2 के टेबल में आता है, हाँ 2 4 8, 2 4 8 होता है। अभी 2 और 4 के टेबल में अगर तुम लोग देखो तो 2 4 8 एंड दोनों को ऐड किया ना, तो तुम्हारा आंसर भी -6 हो जाएगा, बराबर कि नहीं। मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 -4, मतलब -2 × -4, -2 × -4 इज +8।
-2 इंटू -4 इज +8। कैसे? माइनस माइनस प्लस, सिंपल है। तो आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x² -2x -4x +8 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसके बदले मैंने ये दोनों लिख दिए, -6 -8 के बदले मैंने ये दोनों लिख दिए। अब मैं क्या करूँगा सर, मैं ग्रुपिज्म करूँगा, ठीक है। अरे चाइला, ये तो पूरा ही रब हो गया रे, रुक जाओ। ये है -2x -4x। अब मैं ग्रुप बनाऊंगा सर। कैसे? तो पहले दो का ग्रुप, आखिरी दो का ग्रुप, पहले दो का ग्रुप एंड आखिरी दो का ग्रुप। पहले दो में कॉमन चीज़ क्या है? तो पहले दो में कॉमन चीज़ है x, तो मैंने x को बाहर ले लिया। तो बचा क्या मेरा? एक x बच गया, ये 2x में से एक x बचा, और यहाँ पे सिर्फ -2 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ पे है -4 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x एंड -2 इज इक्वल टू 0। सर कैसे? -4 लिया तो -2 कैसे बचा अंदर? 8 बचना चाहिए। अरे बेटा, -4 8 के अंदर भी तो निकलेगा -4, तो दोनों जगह से -4 निकलेगा, तो बचेगा सिर्फ 2 ही ना, बिकॉज 4 2 8। अब यहाँ पे x -2 एंड x -4 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x -2 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। तो x -2 वहाँ पे जाएगा इज इक्वल टू के वहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा +2, और x -4 वहाँ पे जाएगा तो आंसर आ जाएगा +4। समझा कि नहीं? तो अपने आंसर है x के 2 एंड 4। वहाँ पे चेक करते क्या आ रहा है, तो वहाँ पे आंसर आ रहा है -4 एंड -2। तो भैया ये स्टेटमेंट तो है लेकिन आंसर उनका अलग है, हमारा आंसर अलग है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट इट इज अ स्टेटमेंट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। इतना मेहनत करने के बाद भी ट्रुथ वैल्यू तुम्हारा f आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ तुम लोग का यहाँ पे 5th वाला भी हो गया है, बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं 6th वन में। 6th वाला हो गया है, हम लोग 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई, 5th बोला 6 कहाँ पे चला गया। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चंस को। ये है तुम्हारे क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो 7th वाला बोल दिया है मुझे, इट इज़ एन एक्टर, ही इज़ एन एक्टर। इट इज़ नहीं, ही इज़ एन एक्टर। सर कौन? ही मतलब कौन? मैं अभी देखो यूट्यूब पे तो आ चुका है, तो थोड़ी बहुत एक्टिंग हो ही रही है मेरी, बट आई एम नॉट एन एक्टर। सो ये क्या है? ही इज़ एन एक्टर। ही इज़ एन एक्टर मतलब क्या होता है? कोई सेंटेंस नहीं, किसकी बात कर रहे हैं क्या पता, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? ओपन स्टेटमेंट, बराबर। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 7th वन दैट इट इज एन ओपन सेंटेंस। क्या बोला मैंने? इट इज एन ओपन स्टेट सेंटेंस, बराबर है। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए भाई 8th वाला पढ़ते हैं। 7 डन, 8 की तरफ आते हैं। डिड यू ईट लंच येट? खाना खाया क्या? एजी सुनते हो, खाना खाए क्या? नहीं रे, डिड यू ईट लंच येट। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन मार्क। सर क्वेश्चन मार्क आ गया है, मतलब तुमको ये है तुम्हारा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। भाई क्वेश्चन मार्क आ गया है तो 8th वाला भी क्या है? इट इज एन interrogative
बहुत बड़ा स्पेलिंग भाई, ध्यान से लिखना। सेंटेंसेस तुम्हारे कॉलेज पे डिपेंड है कि इतना डिटेल में चेक करेंगे कि नहीं। कोई टीचर थोड़ी अच्छी वाइडी हुई तो तुम लोग के जो भी सेंटेंस है एक स्पेलिंग चेक करेगी, बट कुछ कुछ कॉलेज में तो मज़ा करते हैं, ले ले ये राइट, तुझे भी राइट, ले तुझे भी राइट, ले तुझे भी राइट, सबको राइट दे दिया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, कैपुचिनो, कैपुचिनो। सर कैपुचिनो क्या है? सर कैपुचिनो इट्स बेसिकली वो बोल रही है कि भाई हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो। ये सेंटेंस तो लग रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, ना एक क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस तो है, लेकिन कैसा सेंटेंस है सर? कैपेचिनो का मतलब वो बोल रहे भाई हैव अ कैपेचिनो, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या निकलेगा? हर कंफ्यूज हो तुम ट्रूथ वैल्यू में कि ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तुम लोग क्या करोगे? हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो को ओपन स्टेटमेंट लिख दोगे। तो इट इज़, या तो फिर ये अगर रिक्वेस्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, तो ये एक्चुअली में रिक्वेस्ट हो रहा है। तो सर 9th वन, इट इज एन imperative सेंटेंस, और यू कैन राइट स्टेटमेंट, दोनों चलेगा। तो इसका भी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, सर x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड फॉर ऑल x y इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। r का मतलब होता है असली नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला याद आ गया। सर कहाँ आइडेंटिटीज की तरफ लेके जा रहे हो हमको, मज़ा आने वाला है फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, तो क्या दिया है तुम लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूँ मैं, थोड़ा इसको मूव कर देते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दैट 10th वाले में बोला है x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे कंपेयर करवाता हूँ तुम लोग को। तुमने ये बेस ये वाले वेरिएबल्स में फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहेगा, तुमने ये वाले बेस पे फॉर्मूला पढ़ा रहेगा कि भाई a प्लस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था सर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला को देखते हैं, तो भाई ये जो है ना तुम्हारा, इसको a पकड़ लो, इसको b पकड़ लो, अब तुम फॉर्मूला में डाल दो। तो भाई a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xy प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर है, बराबर ये है तुम्हारा आंसर। ध्यान से देखो तुम्हारे आंसर को। अब तुम मुझे बताओ ये और ये दोनों इक्वल है? तो हाँ जी ये इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देना है तुमको भाई 8 is a statement its truth value is कैपिटल T। ट्रू है भाई ये, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए थोड़ा इसको ऊपर मूव कर लेते हैं। हमने इतना ख़त्म कर लिया है अब तक सर अच्छे से। ठीक है, मूविंग अहेड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या? हाँ होता है क्या? यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू। ठीक है, ध्यान से, एंड इट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू, इट इज़ फॉल्स। तो एवरी रियल नंबर इज फॉल्स एंड द स्टेटमेंट रहेगा इसका फॉल्स। चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ तुम लोग को। तो ये 11th वाला है, इट इज अ स्टेटमेंट, वापस से बराबर
एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। ठीक है, थोड़ा राइटिंग समझे नहीं तो भाई इस वीडियो में तुम लोग नीचे कमेंट में लिख देना कि भाई सर राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक निकालो, हम लोग अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, आप कुछ भी लिखते हो, तो तुम लोग अच्छे से कमेंट में लिख सकते हो किससे थोड़ा राइटिंग को थोड़ा सुधार हो। तो मैं इसमें थोड़े नॉर्मल राइटिंग लिख दूंगा। ठीक है, तो अपना अब तक यहाँ पे 11 सम्स हो चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 12th वन, दैट इज दैट 1 इज अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन ये स्टेटमेंट है सर, ये स्टेटमेंट है और 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये तुम लोग बताना मुझे कितना होता है। तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा सर 12th वाले का, दैट 8 इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, क्या बोला मैंने, ट्रूथ वैल्यू इज f म्हणजे फॉल्स, बराबर है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन क्या है सर, ये वाला, विद द सनसेट द डे एंड्स। भाई सनसेट के साथ दिन का क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी होता है हो जाता है। ठीक है, विद द सनसेट द डेज एंड, मतलब सूर्यास्त के बाद हमारा दिन समाप्त होता है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं, ना ही कोई इम्पेरेटिव, कोई ओपन स्टेटमेंट है, लेकिन एक्चुअल में सही बात है। भाई दिन सनसेट हो गया तो दिन खत्म। भाई तुम्हारा दिन नहीं खत्म होता, तुम पूरा दिन पार्टी करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हो, बराबर, लेकिन कभी कभार करण सर के वीडियो देखना तो चलेगा, बराबर। लेकिन नॉर्मली दिन कभी एंड होता है सनसेट के साथ, फिर रात शुरू होती है, रात। ठीक है, नाउ तो ऑफ कोर्स ये भी मेरा है स्टेटमेंट, दैट इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। सर ट्रू है ये, सनसेट के बाद दिन खत्म रात शुरू, पर दिन तो खत्म हुआ। यस, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको ऊपर उठा लूंगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग ध्यान से, दैट 1 नोटेशन इज 0। बाय द वे तुम लोग को बोल दूं, ये नोटेशन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है, इसको 1 एक्सक्लेमेशन मत बोलना, इट इज 1 नोटेशन, एंड 1 नोटेशन का आंसर होता है 1, ना ही 0। तो ये एक्चुअल में स्टेटमेंट है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। भूल से इसको देख के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मत लिख देना, जानबूझकर तुमको कंफ्यूज किया गया है यहाँ पे। मतलब 1 नोटेशन है, इसको मैं बोलूँगा ये होता है नोटेशन, इज नॉट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज अ नोटेशन। मतलब ये जानबूझ के डाला गया है कि तुम लोग इसको एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, मतलब इसको क्या करे, अरे कुछ मत करो, इसको समझो, मैथ्स नहीं आता है, जो भी चीज़ मैथ्स में डम है वो ध्यान से देखो कि भाई 1 एक्सक्लेमेशन मतलब 0, ये सेंटेंस है और एक्सक्लेमेशन नहीं है, ये नोटेशन है, बराबर। मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये है 1 नोटेशन, तो एक्सक्लेमेशन का मतलब नॉर्मल क्वेश्चन के पीछे होता है, सेंटेंस के पीछे, ये नंबर के पीछे नोटेशन होता है, एक्सक्लेमेशन नहीं होता है, तो ये नोटेशन है। तो गाइस ध्यान से ये वाला पार्ट, दैट 8 इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो है भाई ये, बिकॉज नंबर के साथ है, लेकिन इट्स ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू जो है वो है फॉल्स। सर क्यों फॉल्स? बिकॉज 1 नोटेशन का आंसर आता है 1, ना ही 0, याद रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगला कौन सा है? सो 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11। अरे कौन कहता है कि भाई 3 और 5 मिला के 8 होता है, जो 11 से ज़्यादा है?
गलत चीज़, लेकिन ये सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट है, एंड ये क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो फटाक से लिख लेते हैं 15th वाला सम, दैट 8 इज अ स्टेटमेंट बराबर एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका, फॉल्स। बराबर है, खिचड़ी लग रहा है तो मैं अलग अलग लिखूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी तुम लोग देर जूम बूम कर सकते हो, ठीक है। तो जूम नहीं होता तो भाई लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन को नज़दीक लेके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर, ये क्या है भाई, पाई। ये जब पाई है, ओहो, ये है पाई। पाई म्हणजे 22/7, 3.14, इसका कोई वैल्यू नहीं है, एंडलेस है। तो पाई इज एन इरैशनल नंबर, यस, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ये एक्चुअल में स्टेटमेंट है एंड इट इज ट्रू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको ऊपर करके, that 16th is 8 is a statement and its truth value is false। ये सॉरी ट्रू है ना, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू, इरैशनल नंबर है, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट, सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। वापस से ये आ गया तुम्हारे इंडाइसिस, पिछले बचपन की चीज़ें याद करते हैं। इसको हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे पहले भी एक सम किया था हमने। सर यहाँ पे लिख दिया है वो लोग ने, दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे थोड़ा ABCD यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसका आंसर क्या आता है पता तुम लोग को, ये होता है ए प्लस बी एंड ए, क्या कर दिया, ए माइनस बी, समझा, ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी। सर तो सेम तरीके से हम लोग इसको भी ए ले लेते हैं और इसको भी बी ले लेंगे। अब तुम लोग मुझे हेल्प करना, क्या आएगा, तो भाई ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस बी मतलब वाई एंड यहाँ पे एक्स माइनस वाई, समझा कि नहीं। ये भी तुम्हारा हो गया करेक्ट, और ये आंसर को देखो एंड यहाँ पे दिया हुआ है वो भी देखो, ये दोनों सेम है, मतलब इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। बराबर, वहाँ पे ये नंबर कौन सा था, 17 था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 इज अ स्टेटमेंट and its truth value is also true। आंसर हमारा और उनका सेम आया है, हमारा और उनका आंसर सेम आया, ज़्यादा मैं बाहर चला जाता हूँ, बट हमारा और उनका आंसर दोनों का सेम आ गया है। नाउ मूविंग अहेड, 18 सम करना है सर। यहाँ पे सर क्या है, मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ ऊपर इसको भी, अभी कुछ 25 सम है तो हो जाएगा अपना, टेंशन मत लो। 18 सम पे आते हैं। 18 सम क्या है सर, अरे 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 सर 18 सम क्या है, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। पहली बात तो सारे के सारे इवन नंबर जो होते हैं ना, सिर्फ 2 को छोड़ के वो हर किसी ना किसी टेबल में आते हैं। पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा कोई भी नंबर जो या खुद के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है।
और कोई टेबल में नहीं आता। जैसे 3 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, फिर तुम लोग 7 पकड़ लो, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि कोई टेबल में आते ही नहीं है। बट ये सारे के सारे इवन नंबर देखो, 4, 6, 8, 12, 14 खुद के टेबल में आएंगे, 1 के टेबल में आएंगे, और 2 के टेबल में भी आ सकते हैं, 7 के टेबल में भी आएगा, 14 किधर भी आ सकता है। लेकिन सर 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, किसी के टेबल में नहीं आता। तो एक ही है सबका माए बाप, नंबर 2, दैट इज इवन प्राइम नंबर, बराबर है। तो ये एक्चुअल में करेक्ट स्टेटमेंट है एंड इसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है, बराबर। यहाँ पे लिख दूंगा दैट इट इज अ स्टेटमेंट and its truth value is true, बराबर। ये भी एक स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू है तुम्हारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 19th वन, 2 कोप्लानर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। 2 लाइन्स या तो सीधी सीधी जाएगी या तो किधर भी जाएगी, कहीं दो चीज़ हो सकती है। 2 लाइन पैरेलल भी हो सकती है और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है बॉस। तो भाई यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो 19th वाला भी तुम्हारा स्टेटमेंट ही है, तो इधर भी आएगा भाई इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ऑल्सो ट्रू, बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं फटफट, ठीक है। तुम लोग ध्यान से देखो तो 20th सम, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 नोटेशन। भाई 7 लड़कियां हैं, 7 अलग अलग चीज़ों में खड़ी रहती है। पहली लड़कियां यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, अभी तीसरी वापस पहली जगह पे जा सकती है, चौथी वापस 5वीं जगह पे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा पार्ट है नोटेशन। नोटेशन का मतलब कहीं पे भी ये मूव हो सकते हैं, उसके 7 अलग 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 लेवल के आंसर आ सकते हैं। तो यस, ये भी एक स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो 20 वाला भी सर सेम है, दैट इट इज अ स्टेटमेंट एंड इज ट्रूथ वैल्यू इज टी, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं ना, बस इधर आखिरी है अपना ये पार्ट, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी एंड करता हूँ। 21, गिव मी अ कंपास बॉक्स। भाई गिव मी अ कंपास बॉक्स, ये तो चला कमांड कर रहा है। कमांड हो गया मतलब इम्पेरेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया मतलब ये स्टेटमेंट ही नहीं है, बराबर। तो जाके मैं फटाक से लिख दूंगा वहाँ पे। 21 वाला है इट इज एन imperative स्टेटमेंट या तो सेंटेंस, ठीक है, कुछ भी चलेगा, स्टेटमेंट, ठीक है। पीछे आते हैं, नेक्स्ट, ब्रिंग द मोटर कार हियर। वापस से रिक्वेस्ट है तो कमांड वाला फीलिंग आ रहा है, तो सेम चीज़ 22 भी सेम हो जाएगा। इट इज एन imperative स्टेटमेंट, समझा कि नहीं? हाँ, क्लियर है। रिक्वेस्ट वाला फीलिंग आया तो इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है, सेंटेंस ही नहीं है यार, ट्रूथ वैल्यू किस बात की। नेक्स्ट 23rd, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, ये स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? अरे बारिश हो सकती है, अरे हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, तो ये ओपन सेंटेंस हो गया। तो 23rd इज इट इज एन ओपन सेंटेंस, समझा कि नहीं? इट इज एन ओपन सेंटेंस। नाउ ये वाला, if a plus b is less than 7 where a is greater than equal to 0 and b is greater than equal to 0, then a is less than 7 and b is also less than 7। बोल रहे हैं कि अगर a 0 से बड़ा रहेगा
भाई 0 से बड़ा तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी जा सकता है। सिमिलरली बी भी कितना भी जा सकता है। तो उसका मतलब अगर मैं बी का वैल्यू 8 भी ले लूँ और ए का वैल्यू 5 भी ले लूँ, फिर भी मेरा 7 से तो बढ़ ही जाएगा ना। अगर ये इक्वेशन अगर मुझे पकड़ना है तो मैं 0 से ज़्यादा नहीं, मुझे और एक लिमिट लगानी चाहिए थी वहाँ पे कि 3 से या तो 4 से भी कम होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि ये सेंटेंस एक्चुअल में फॉल्स है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा कि भाई इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज एफ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 24th दैट इट इज अ स्टेटमेंट and its truth value is F, कैपिटल F। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का मजा आने वाली है, देखते हैं। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। सर क्वेश्चन मार्क दिख गया, मतलब ये तुम्हारा क्लियर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। तो 25th one is it is an interrogative statement। ये समझा कि नहीं? बराबर, इट इज एन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म होती है। 25 सब हम लोग ने कर लिया आज पहले ही बार में, एंड काफ़ी इजी फीलिंग आया रहेगा। अभी धीरे धीरे तुम लोग को मैं अगले वीडियो में और भी लेवल अप करवाऊंगा। 2 एक्सरसाइज अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे, 2 एक्सरसाइज एक साथ खत्म कर लेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे एंड गुड नाइट।